डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव धर्म शास्त्र की। मानव धर्म शास्त्र कहें या मनुस्मृति कहें या मनुस कोड ऑफ कंडक्ट कहें, मनु के द्वारा कुछ तरीके बताए गए थे कि एक इंसान को अलग अलग या एक सोसाइटी में क्या रूल्स होने चाहिए, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के या अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के। वो बहुत डिटेल में जिस बुक में लिखे गए हैं उसे हम कहते हैं मानव धर्म शास्त्र। इन्होंने बहुत बारीकियां दी हुई हैं अलग अलग चीजों की कि एक टीचर का रोल क्या होता है, एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, एक किंग की ड्यूटी क्या होती है, या एक स्टूडेंट की, एक हाउस होल्डर की, एक सिपाही की, एक ब्राह्मण की, एक वैश्य की, एक शूद्र की। इन सारी चीजों का उन्होंने इन डिटेल पूरी आप कह सकते हैं रूल बुक बनाई थी। उसे हम मानव धर्म शास्त्र कहते हैं। क्योंकि हम अब पढ़ेंगे आगे 12th स्टैंडर्ड में ही मनुस्मृति के बारे में हम जानेंगे। उसमें से एक पर्टिकुलर चीज को मेंशन किया हुआ, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को जैसे मेंशन किया है चैप्टर में। तो मैं उसी चीज को मनुस्मृति की ही ट्रांसलेशन में से मैं एक छोटा सा चंक उठा के लाई हूँ आपके लिए। इनका जो एक पूरा चैप्टर दिया है मैरिज में, उसमें भी एक छोटा सा पार्ट है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि मानव धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज होती क्या है। एनसीईआरटी में कुछ 3 to 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज दे रखी हैं। ठीक है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से धर्मशास्त्र में मैरिजेस के बारे में लिखा है। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले दिनों में मनुस्मृति से ही हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि चांडाल और ये सब, उनके लिए रूल्स, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, ये सब। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज की। ठीक है, अब पहले तो हम कुछ फैक्ट्स समझ लें। कब हुई थी कंपाइल मनुस्मृति? इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। ठीक है, इस दौरान इसको कंपाइल किया गया था। कंपाइल इसका मतलब इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से थी, इस टाइम पीरियड से पहले की जानकारी ऑलरेडी थी मनुस्मृति के बारे में। पहली बार क्या हुआ, पूरी दुनिया को कैसे पता चला मनुस्मृति या मनुस कोड ऑफ कंडक्ट? बहुत सी ट्रांसलेशंस हुई हैं, बहुत ज्यादा। कई स्कॉलर, यूरोपियन स्कॉलर्स ने इस पर ट्रांसलेशन किया है। और ये अगर आज आप पढ़ेंगे तो आज आप इसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके के भी रूल्स होते थे सोसाइटी में और लोग मानते थे। लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन हुई है तो ये काफी ज्यादा चर्चित रहा है। मनुस्मृति काफी चर्चित रही है। इनफैक्ट मनुस कोड ऑफ कंडक्ट तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। पहली बार इसे किसने ट्रांसलेट किया और पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया, उसका श्रेय हम दे सकते हैं विलियम जोन्स को, जो 1794 में पहली बार जिन्होंने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की। इनफैक्ट ऐसा हाल था कि कुछ गवर्नर जनरल, एक एग्जाम्पल मैंने नीचे 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स का दे रखा है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता था कि इंडिया में अगर हम अच्छे से रूल करना चाहते हैं तो इन्हीं के जो धर्मशास्त्र हैं उनको पढ़ के उनके अकॉर्डिंग ही इंडियंस को अगर हम रूल करेंगे तो जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हमें ज्यादा फेवर करेगी, या हम उनके दिलों में ज्यादा बेहतर जगह बना पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि हमारा रूल जो है इंडिया पे, इंडियंस पे ज्यादा अच्छा हो सकेगा, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट जरा कम होंगे। ठीक है, अब ये तो कुछ फैक्ट्स थे। अब इसका मायने मैंने आपको जैसे थोड़ा सा बताया कि लॉज और कोड ऑफ कंडक्ट है हर सोशल ग्रुप का, हर सोशल क्लास का। एक राजा को कैसा होना चाहिए, सिपाही को कैसा होना चाहिए, कोई शूद्र है, चांडाल है, या ये सारी जो क्लासेस जो भी हैं, इनका क्या ड्यूटीज, इनकी क्या ड्यूटीज बनती है, इन्हें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, और अगर ये अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या हो सकता है या क्या होता है, ये डिटेल्ड वे में हमें धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र उन कई धर्मशास्त्रों में से एक धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र कहते हैं 18 से 100 तक के बीच में है, तो उनमें से एक है मानव धर्मशास्त्र। ठीक है, बेसिकली ये बताया गया है कि आपका सही तरीका जीवन जीने का क्या होना चाहिए। ठीक है, एक क्योंकि हम इस वीडियो में मैरिज की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे एक चैप्टर दिया है मैरिज में कि शादियां जो हैं किस तरीके की फैमिलीज में होनी चाहिए और किस तरह की फैमिली में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ एक मतलब आपको बताने के लिए कि किस तरह की बातें या किस तरीके का रूल्स इसमें बताए हुए हैं। अब किस तरह की फैमिली में मैरिज नहीं होनी चाहिए, कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ समझिए।
किन फैमिलीज में शादी नहीं होनी चाहिए? जिनमें रीत रिवाज के बारे में कोई ना जानता हो, जहाँ पे वेदों के बारे में किसी को जानकारी ना हो, जो वैदिक लर्निंग से परे हो, या कुछ खास तरीके की बीमारियां उस पर्टिकुलर फैमिली में हो, तो ऐसे परिवारों में रिश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मानव धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब ज्यादा वक्त जाया किए बगैर मैं बात करती हूँ फॉर्म्स ऑफ मैरिज की। पहली चार जो इस वक्त आपके सामने स्लाइड में है, ये चार जो है फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल, मतलब इनको फिर भी कहा गया है, मान इसी में मनुस्मृति में ही कहा गया है कि ये चार जो है, ये मैरिज जो है इन जनरल सबके लिए अच्छी है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए बाकी जो अगली चार शादियां हैं, तरह फॉर्म्स है मैरिज की, उनमें से भी एक या दो उन्होंने एक्सेप्टेबल बताई हुई है। हालांकि इन जनरल हम अपने लिए, अपने अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, मनुस्मृति में तो बहुत डिटेल दी हुई है ना, माइन्यूट डिटेल्स, तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो यही चार जो है इन्हें जनरली बहुत अच्छा बताया हुआ है, और जो अगली चार हम पढ़ेंगे उन्हें बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली है ब्रह्म, जो एक तरीके से अरेंज मैरिज है। ठीक है, पेरेंट्स क्या मतलब फादर बेसिकली अरेंज करते हैं अपनी डॉटर के लिए, एक दूल्हा अरेंज करते हैं, अरेंज मैरिज है, लेकिन इसमें दहेज बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एक सबसे अच्छी फॉर्म जिसको माना गया है वो ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज है, या ये ब्रह्म लॉ जिसको कहते हैं, ये इसको ब्रह्म लॉ भी कहते हैं। तो ये वाली फॉर्म है मैरिज की। दूसरी है डिवाइन, जिसमें पिता अपनी बेटी को एक ऐसे ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, मतलब जो प्रीस्ट कोई हवन यज्ञ या कोई मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा सा कोई हवन कंडक्ट करवा रहा हो, उस प्रीस्ट को एक अपनी बेटी की अगर वो उस प्रीस्ट के साथ शादी करते हैं तो उसे डिवाइन फॉर्म ऑफ मैरिज कहा गया है, या डिवाइन लॉ कहा गया है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आती है। तीसरी है सीयर्स लॉ, ब्राइड प्राइस ऑफ अ बुल एंड अ काउ इज पेड, यानी कि दूल्हे की तरफ से एक तरह से एक मतलब एक जोड़ा दिया जाता है दुल्हन के पिता को, अ बुल एंड अ काउ। ठीक है, वो दूल्हे की तरफ से आता है। इसे कई जगह मनुस्मृति की अगर आप बात करो तो कई इसे मनुस्मृति में कंडेम किया गया है, इसे अच्छा नहीं माना गया है। बट इन जनरल मैं कह रही हूं, अगर आप देखें तो पहली चार को फिर भी एक्सेप्टेंस बेहतर माना गया है बाकी चार से। ठीक है, प्रजापत्य फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें शादी हो जाती है दोनों पार्टीज में, लेकिन ना डाउरी होती है, ना कोई ब्राइड प्राइस, ना दुल्हन की तरफ से कोई पैसा जाता है, ना दूल्हे की तरफ से कोई प्राइस पे की जाती है, तो वो प्रजापत्य फॉर्म ऑफ मैरिज है। ठीक है, जो बाकी की चार हैं जिन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, डेमोनिक लॉ, मैरिज बाय परचेज, यानी कि पिता को, यानी कि जो मान लीजिए कोई आदमी शादी करना चाहता है एक पर्टिकुलर लेडी से, तो उसकी फैमिली को वो खूब सारा पैसा देता है कि भाई पैसे ले लो, पर मुझे आपकी बेटी से या इस पर्टिकुलर लेडी से शादी करनी है, तो मुझे ये आप पैसे ले लो और मेरी शादी इस लेडी से करवा दो। उसमें लेडी की विल हो या ना हो, बेसिकली बात ये कही जाती है कि आपने पैसे देके एक तरीके से अपने लिए दुल्हन खरीदी है, तो इट इज अ मैरिज बाय परचेज। इसमें हो सकता है लेडी की मर्जी ना हो। ठीक है, इसमें हो सकता है कि जो दूल्हा है वो उसके लिए सही ना हो, तो मैरिज बाय परचेज इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है डेमोनिक लॉ में। गंधर्व मैरिज को आप समझ लीजिए, इट्स लाइक अ लव मैरिज, जिसमें दोनों पार्टीज यानी कि दोनों लोग आपस में रजामंदी रखते हैं कि हाँ हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, सेवंथ फॉर्म ऑफ मैरिज है फिंडिश फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें मैरिज बाय कैप्चर है। इसे कई जगहों पे मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए एक्सेप्टेबल बताया गया है। हालांकि मैं बार बार दोहरा रही हूँ, ये चार मैरिजेस जो हैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई हैं, बहुत बेहतर नहीं बताई गई हैं, पहली चार को ही थोड़ा बेहतर माना गया है। फिंडिश फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज बाय कैप्चर, मतलब आप किसी के घर से बेटी को उठा लाए, लेडी को उठा लाए कि भाई मैंने तो इससे शादी करनी है, आप उसको किडनैप करके ले आए और उससे आपने शादी की। ठीक है, लास्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें लेडी जो है अपनी दिमागी तौर से अपनी ठीक अवस्था में नहीं है, मेंटली डीरेंज्ड है, या दिमागी तौर से स्टेबल फिलहाल नहीं है। आप उस लेडी को से जब आप शादी करते हैं तो उसको बहुत ही घिनौना, सबसे घटिया, सबसे घिनौनी ईवल फॉर्म ऑफ मैरिज का दर्जा दिया जाता है। लेकिन फिर भी इनको घिनौना माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इनका जिक्र है। जिक्र क्यों है? ठीक है, इनका जिक्र क्यों है?
इनका जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि ये इस तरह ये फॉर्म जो है मैरिज की उस टाइम पे होती थी। और मनुस्मृति में अगर आप सिर्फ मनुस्मृति की बात करें तो इन दोनों को ऐसे बिल्कुल कंडेम किया गया है कि ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया गया है कि क्यों नहीं होनी चाहिए और इसके क्या क्या नुकसान है। इस तरीके से भी बताया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो खैर वो मनुस्मृति अगर आप कभी ट्रांसलेशन पढ़े किसी राइटर की तो आप डिटेल में जानेंगे। पर फिलहाल हमारे चैप्टर के लिए जिस तरीके से हमें जितनी नॉलेज चाहिए थे उसके हिसाब से मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या कोई आप जानना एक्स्ट्रा चाहें तो ज़रूर मुझे बताएं। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।